नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है, काफ़ी अनसर्टन टाइम्स है। यदि आप निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में भी काफ़ी करेक्शन आया है और स्मॉल एंड मिड कैप्स में तो काफ़ी एक हैवी करेक्शन आया है, या आप क्रैश भी कह सकते हो इसे। तो ये समय में हमें कैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, पोर्टफोलियो का हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, कौन से स्टॉक से हमें स्विच करना चाहिए और कौन से स्टॉक्स पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, ये सब के बारे में ये वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो वॉर फिलहाल में चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, तो इसके वजह से काफ़ी जो ग्लोबल सिचुएशन है वो काफ़ी अनसर्टन हो चुकी है एंड इसी वजह से ये जो रिएक्शन स्टॉक मार्केट्स में आ रहा है एंड निफ्टी या जो बाकी ग्लोबल इंडाइसेस है जैसे कि डाउ जोन्स हो गया, और यदि आप रशियन इंडेक्स देखोगे तो वो भी लगभग 30 to 40% डाउन ऑन अ सिंगल डे था। तो काफ़ी हैवी वोलेटिलिटी है फिलहाल में एंड एज ए इन्वेस्टर आपके लाइफ में या आपके टोटल इन्वेस्टिंग करियर में ऐसे काफ़ी फेजेस आएंगे जिसमें काफ़ी हैवी वोलेटिलिटी जो है स्टॉक मार्केट में आपको नज़र आ सकती है। जैसे कि इसके पहले हमने जो कोविड 2020 में हुआ था मार्च में, काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हुआ था और फिर से आप देखोगे तो एक अच्छा खासा करेक्शन स्मॉल और मिड कैप्स में एटलीस्ट हुआ है। तो ये समय में पहले तो आपको कोई बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू आर बाइंग अ बिजनेस, यू आर नॉट बाइंग अ स्टॉक। तो अनटिल एंड अनलेस आपको लगता है कि आपका थीसिस कहाँ पे रॉन्ग नहीं गया है ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली वहाँ पे कुछ बिजनेस में भी इम्पैक्ट आ सकता है ड्यू टू जो फिलहाल में अनसर्टन टाइम्स है, बट आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है एंड इफ सपोज आपको कुछ चेंजेस करने की बहुत ही ज़रूरत है देन यू कैन डेफिनेटली डू दोज चेंजेस फ्रॉम विच आपका जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा स्टेबल हो जाए। तो जैसे कि यदि आप देखोगे तो क्रूड का जो फिलहाल में प्राइस है वो लगभग $100 तक पहुंच गया है। तो क्रूड बेस्ड जो कंपनीज होगी उनको कुछ ना कुछ उनके बिजनेस में इम्पैक्ट आएगा। डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो स्पेशलिटी केमिकल्स टाइप्स कंपनीज है वो आगे जाके जो क्रूड की प्राइजेस है वो उनको पास ऑन कर देंगे उनके कस्टमर्स को, बट इसमें कुछ टाइम लैग रहेगा, 1 या 2 क्वार्टर का यहाँ पे टाइम लैग रहेगा एंड यहाँ पे उनके जो मार्जिन है वो कुछ श्रिंक हो सकते हैं। और कुछ कंपनीज ऐसी भी होगी कि जो क्रूड का जो इम्पैक्ट है उसको फुल्ली पास ऑन नहीं कर पाएगी, तो उनके जो मार्जिन है उसमें कुछ अफेक्ट दिखने को मिल सकता है। तो ये क्रूड का एक आप देखोगे तो आपको कीनली थोड़ा फॉलो करना होगा कि कौन कौन से आपके पोर्टफोलियो में कंपनीज जो है क्रूड पे डिपेंडेंट है एंड कौन कौन से कंपनीज जो क्रूड का इम्पैक्ट है वो एटलीस्ट मीडियम टर्म में उनके जो कस्टमर्स हैं उनको पास ऑन कर सकती है। सेकेंड इम्पैक्ट विल बी ऑन अ मेटल साइड। तो यदि आप देखोगे तो मेटल यानी जैसे कि स्टील या एल्यूमिनियम की जो प्राइजेस है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुई है। तो जो भी सप्लाई चेन मेटल्स पे डिपेंडेंट होंगे तो दैट सेक्टर्स आल्सो विल गेट सम इम्पैक्ट एटलीस्ट ऑन अ मीडियम टर्म। तो रॉ मटेरियल की प्राइजेस को भी आपको थोड़ा मॉनिटर करना होगा। यहाँ पे वन ऑफ द वे टू अलोकेट सम कैपिटल कैन बी इन अ मेटल स्टॉक्स, बट जनरली मैं मेटल स्टॉक्स को अवॉइड करूंगा क्योंकि मेटल स्टॉक्स सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं एंड यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द साइकिल आप देखोगे तो 2020 मार्च के आसपास था इवन इन मेटल स्टॉक्स। तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी जो मेटल स्टॉक्स है वो एक अच्छे वैल्यूएशन पे फिलहाल में ट्रेड कर रहे हैं एंड इफ सपोज यहाँ पे कुछ इश्यूज हो जाते हैं देन दिस साइकिल आल्सो कैन टर्न। सो जनरली आई विल स्टे पर्सनली अवे फ्रॉम द मेटल स्टॉक्स, बट डेफिनेटली इसके अलावा भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ऐसी ही जो अपॉर्चुनिटी फिलहाल में मुझे ये मार्केट्स में लग रही है दैट इज़ द प्लेटफॉर्म बिजनेसेस, लाइक फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक इंडस्ट्री या म्यूजिक लेबल। इसके रिलेटेड मैंने काफ़ी बार आपके साथ डिस्कस भी किया है। एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो मैंने क्रिएट किया है बेस्ड ऑन सारेगामा एंड टिप्स एंड इसके अलावा जो ग्लोबल इंटरनेशनल लेबल से इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द म्यूजिक इंडस्ट्री इज दैट कि ये एक प्लेटफॉर्म है, इनमें कोई रॉ मटेरियल नहीं लगता, कोई सप्लाई चेन्स नहीं होती, इसमें किसी दूसरे जोग्राफी पे ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं होता। तो आई डोंट थिंक कि म्यूजिक एज अ बिजनेस विल गेट इम्पैक्टेड अ लॉट
इवन इफ देयर विल बी अ फुल स्केल वॉर, या जो वॉर है वो काफ़ी लंबे समय तक भी सपोज चलता है, तो उनके बिजनेसेस में ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। कोई मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज होगी उनके जो बिजनेसेस है उन पे कुछ इम्पैक्ट आ सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन कार सेक्टर जो स्टील के प्राइजेस है वो काफ़ी बढ़ गए हैं। तो इफ़ सपोज ये जो OEMs है वो कस्टमर्स को जो प्राइजेस की हाइक है वो पास ऑन नहीं कर पाते हैं, देन उनके मार्जिन्स में हिट आ सकता है। तो दैट कैन बी अ वन नेगेटिव पॉइंट। तो एटलीस्ट आई विल बी पर्सनली अवॉइडिंग दीज काइंड ऑफ कंपनीज की जिनका मेटल पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस हो। तो यहाँ पे जैसे कि हम म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, तो उसका आप देखोगे तो कोई रॉ मटेरियल नहीं होता, दे डोंट नीड इवन लॉट ऑफ एम्प्लॉयज़। तो फिलहाल में दूसरा एक जो ट्रेंड फिलहाल में मार्केट में चल रहा है, दैट इज़ द काफ़ी जो एम्प्लॉयज़ है उनका एट्रिशन चल रहा है, यानी उनकी जो वेज है या वेजेस जो है वो भी काफ़ी हाइक हो गए हैं। एंड इसीलिए काफ़ी जो IT सेक्टर है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दिखने को मिलेगा। बट यदि आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में देखोगे तो वो इंडस्ट्री में बहुत एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत ही नहीं है। जो सिंगर्स है उनसे ये म्यूज़िक लेबल जो है वो गाना खरीद लेते हैं, बट दे आर नॉट द एम्प्लॉयज़ फॉर देम। तो यदि आप म्यूज़िक इंडस्ट्री का वैल्यू चेन देखोगे तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर या जो आर्टिस्ट है इनसे ये म्यूज़िक लेबल गाना खरीदते हैं, एंड आगे जाके फिर जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है लाइक स्पॉटिफाई हो गया या गाना.com है या विंग, सावन, ऐसे प्लेटफॉर्म्स के साथ वो टाई अप करते हैं एंड देन दे शेयर द रेवेन्यूज। तो यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट द म्यूजिक इंडस्ट्री विच आई हैव नोटिस, एंड आई थिंक इट इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर। तो इसमें क्या है कि व्हेन यू बाय अ सॉन्ग फ्रॉम अ प्रोड्यूसर या आर्टिस्ट, आप उनको अपफ्रंटली पूरा कॉस्ट पे कर देते हो। फिलहाल में आप देखोगे तो रॉयल्टी बेस्ड जो मॉडल पहले हिस्टोरिकली था वो भी आजकल वैसा मॉडल नहीं चलता। इट इज़ जनरली अ वन टाइम टोटल जो उनका एग्रीमेंट होता है, लमसम एग्रीमेंट, उसके अकॉर्डिंगली ये जो लेबल्स हैं दे पे टू द आर्टिस्ट या प्रोड्यूसर, और फिर वो जो सॉन्ग के राइट्स है वो ये लेबल्स को मिल जाता है। तो आई विल एक्सप्लेन दिस इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो सपोज मुझे कोई एक गाना जो है वो मैंने किसी से परचेस किया, तो मेरा कॉस्ट लेट्स अज्यूम 10 करोड़ का है। इट्स अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इन अ वेरी इजी टर्म्स। तो ये 10 करोड़ जो है वो ऑलरेडी मैंने पे कर दिया। आई विल गेट अ एल्बम इफ इट इज़ अ मूवी, लाइक गंगूबाई का जो अभी फिलहाल में मूवी आने वाला है, तो उसके मैंने सपोज 5 सॉन्ग्स 10 करोड़ के लिए खरीद लिए। तो ये जो कॉस्ट है वो तो मेरे डायरेक्टली बैलेंस शीट से जाएगा आइदर, या P&L से जाएगा, डिपेंड्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है। तो सपोज वो जो कॉस्ट है वो मैंने ऑलरेडी पे कर दिया, एंड देन आई डोंट हैव एनी मोर कॉस्ट। और इसका भी कैसा है कि ये जो कॉस्ट मैंने रिकर किया है या जो मुझे कॉस्ट लगा है वो लगभग 3 to 5 ईयर्स में मैं रिकवर कर सकता हूँ बेस्ड ऑन मेरे जो रेवेन्यूज जनरेट हो गए वो सॉन्ग से। तो ये रेवेन्यूज मुझे कहाँ कहाँ से मिलेंगे? फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स इज यूट्यूब। यूट्यूब में यदि आप ये जो गंगूबाई मूवी है उनके अलग अलग जो सॉन्ग्स है उसके व्यूज़ देख सकते हो, और इसका जो सॉन्ग्स का राइट्स है वो सारेगामा के पास है। तो दे विल बी अर्निंग द लॉट ऑफ रेवेन्यूज फ्रॉम दीज व्यूज़। इसके अलावा जो बाकी प्लेटफॉर्म्स है लाइक स्पॉटिफाई हो गया, गाना.com हो गया, विंग जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे भी उनको काफ़ी रेवेन्यूज मिलेंगे। तो जनरली these music companies या music labels able to recover their expenses in about 3 to 5 years। कुछ केसेस में थोड़ा कम भी हो सकता है, कुछ केसेस में थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशंस ऑल्सो, एंड एट व्हाट कॉस्ट दे हैव एक्वायर्ड दैट पर्टिकुलर एल्बम। तो 5 साल हम अज्यूम करते हैं ये केस में, तो हमारा टोटल एक्सपेंस जो था 10 करोड़ का, लेट्स अज्यूम आई हैव रिकवर्ड दैट ऑल द एक्सपेंस इन 5 years। What happens after 5 years? कि whatever extra revenue I will be making out of that song, that revenue will directly go to my bottom line। तो इसका मतलब क्या है कि 5 साल के बाद में मुझे वो सॉन्ग के लिए कोई भी एक्सपेंस नहीं करना है, ऑलमोस्ट एब्सोल्युटली जीरो एक्सपेंस है। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द म्यूजिक इंडस्ट्री, एंड एब्सोल्युटली इट इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस विच आई हैव स्टडीड टिल नाउ। तो 5 साल में आप आपका कॉस्ट रिकवर कर लो, एंड नेक्स्ट अप टू नेक्स्ट 50-60 ईयर्स आपके लिए वो सॉन्ग जो है दैट इज़ अ फ्री सॉन्ग। एंड ये जो सॉन्ग है वो आप देखोगे तो आप भी काफ़ी पुराने जो गाने हैं वो सुनते होगे,
तो एज एंड व्हेन यू लिसन दैट सॉन्ग विच माइट बी 5-10 ईयर्स ओल्ड, तो वो समय में ये जो लेबल्स है दे आर एक्चुअली गेटिंग पेड। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस मॉडल। और ये जो म्यूजिक इंडस्ट्री है इसमें और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो पहला तो मैंने आपको ये बताया कि आप वो जो सॉन्ग है उसको एक्वायर करो, 3 to 5 ईयर्स में उनके जो एक्सपेंसेस है वो रिकवर कर लो, एंड आफ्टर दैट song will become free for you, and whatever revenues you will generate, that will directly getting added into your profitability. Second, one of the very very interesting thing about music industry is कि ये इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे एंट्री बैरियर्स है। तो कोई भी सेक्टर को स्टडी करते समय आपको ये समझना चाहिए कि वो सेक्टर में बैरियर्स टू एंट्री क्या है। तो इसके रिलेटेड भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो क्रिएट किया था अबाउट पोर्टर 5 फोर्सेस, जो आप देख सकते हो, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इफ़ यू वांटेड टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या है कि सपोज आज टोटल इंडिया में 15 डिफरेंट लेबल्स है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ न्यू लेबल टू कम अप इन अ शॉर्ट टाइम, क्योंकि ये जो लेबल्स है जनरली दे आर वेरी वेरी ओल्ड लेबल्स, अबाउट 20-30-40 ईयर्स पुराने ये लेबल्स है। तो उन्होंने क्या किया है कि बहुत समय से कुछ जो सॉन्ग्स है वो एक्वायर करते आ रहे हैं। कोई ईयर में उन्होंने 5 फिल्म्स के जो सॉन्ग्स है वो एक्वायर किए, कोई ईयर में 10 फिल्म्स के किए, कोई ईयर में 3 फिल्म्स के किए। ऐसा करते 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 उन्होंने टोटल लगभग लास्ट 20-30 ईयर्स में उनके कैटलॉग्स बिल्ड किए हैं। तो सारेगामा के केस में लगभग उनके पास 1,30,000 सॉन्ग्स का टोटल एक कैटलॉग है। इन केस ऑफ टिप्स उनके पास लगभग 29-30,000 सॉन्ग्स का कैटलॉग है। तो इसी वजह से नया कंपटीशन ये इंडस्ट्री में बहुत इजीली एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि टू डेवलप दैट कैटलॉग यू विल नीड नेक्स्ट 40 ईयर्स। तो इसीलिए दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द म्यूजिक इंडस्ट्री। तो जनरली आज 15 प्लेयर्स है सपोज टोटल इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में एज अ लेबल्स, तो नेक्स्ट ईयर में ये इंक्रीज नहीं होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली दे विल डिक्रीज, क्योंकि जो बड़े जायंट्स है दे विल कीप एक्वायरिंग द स्मॉलर एंड स्मॉलर प्लेयर्स, एंड उनका आप देखोगे तो फिर कैटलॉग उतना बड़ा होते जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये इंडस्ट्री का जो जायंट है या सबसे बड़ा प्लेयर है विच इज टी सीरीज, तो दे आर ऑल्सो एक्वायरिंग द डिफरेंट स्मॉल प्लेयर्स टू बिल्ड देयर कैटलॉग। सो दिस इज द अगेन सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस म्यूजिक इंडस्ट्री। इसके अलावा नाउ विल डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट, विच इज अब तक जो भी ये म्यूजिक लेबल्स का अर्निंग हो रहा है दैट इज बेस्ड ऑन एड बेस्ड रेवेन्यू। तो इसका मतलब जब भी आप कोई भी एक वीडियो देखते हो या स्पॉटिफाई पे गाना सुनते हो, तो यू एज अ कस्टमर या कंज्यूमर नॉट पेइंग एनीथिंग डायरेक्टली टू द म्यूजिक लेबल। इसमें कैसा होता है कि एक म्यूजिक लेबल है, एक कस्टमर है, कंज्यूमर है, जैसे कि आप जो गाना है वो सुनते हो, और एक एडवर्टाइजर है। तो जो एडवर्टाइजर है वो जो कंज्यूमर है उसको एक स्पेसिफिक एड दिखाता है, एंड जो लेबल होता है दे चार्ज सम एक्स अमाउंट ऑफ मनी टू द एडवर्टाइजर्स। तो इससे क्या हुआ है कि जो कंज्यूमर है ही इज कंज्यूमिंग दैट म्यूजिक और वीडियो फॉर अ फ्री, एंड जो अमाउंट एक्चुअली पे किया जा रहा है वो एडवर्टाइजर से जो म्यूजिक लेबल है उनको पे किया जा रहा है। बट ये इंडस्ट्री में सबसे बड़ा टेलविंड ये है कि देयर विल बी अ ट्रांजिशन फ्रॉम ये जो एड बेस्ड म्यूजिक है टू सम पेड म्यूजिक, यानी जैसे कि यूट्यूब का प्रीमियम मॉडल है, या इसके अलावा गाना.com का है, या सावन का है, या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का है। तो एज एंड व्हेन द कस्टमर्स विल स्विच फ्रॉम द फ्री म्यूजिक या एड बेस्ड म्यूजिक टू पेड म्यूजिक, तो यहाँ पर म्यूजिक लेबल्स के जो रेवेन्यू का पोटेंशियल है आई थिंक इट्स अ वेरी ह्यूज पोटेंशियल। तो आई थिंक इट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर फॉर म्यूजिक इंडस्ट्री। इसके अलावा म्यूजिक लेबल्स का यदि आप फोर्थ ट्रिगर देखोगे तो दैट इज द NFTs। तो रिसेंटली यदि आप न्यूज़ देखोगे तो यूनिवर्सल म्यूजिक जो सबसे बड़ी कंपनी है इन दिस म्यूजिक लेबल्स, दे आर ऑल्सो डीलिंग इनटू NFTs, और सारेगामा ने भी उनके वेबसाइट पे NFT का एक नया सेक्शन ओपन किया है। तो आई थिंक इट विल बी अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि फ्यूचर में वो NFTs को कैसे मोनेटाइज करते हैं, एंड अगेन आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू, एंड काफ़ी वो डायरेक्टली उनके प्रॉफिटेबिलिटी में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उनके जो एक्सपेंसेस होंगे वो काफ़ी कम होंगे। एंड वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द म्यूजिक इंडस्ट्री इज कि जो डिमांड है वो काफ़ी सेक्युलर डिमांड है, एंड देयर वोंट बी एनी सिक्लिकलिटी। और इंडिया में म्यूजिक इंडस्ट्री का यानी ये जो
ऑनलाइन म्यूज़िक इंडस्ट्री है, प्लेटफॉर्म बेस्ड म्यूज़िक इंडस्ट्री है, इसकी तो फिलहाल में सिर्फ शुरुआत हुई है, क्योंकि ये जो बूम आया है म्यूज़िक इंडस्ट्री में दैट केम आफ्टर जियो। एंड जियो को आके यदि आप देखोगे 3 से 4 साल ही हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले लगभग 10 से 15 साल ये म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री में यदि आप पोर्टर के 5 फोर्सेस के थ्रू देखोगे ये इंडस्ट्री को, तो आई फील इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में जो कंपटीशन है इट इज़ नॉट डायरेक्टली हेड टू हेड कंपटीशन, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे अलग अलग जो रीजनल कंटेंट है वो भी अवेलेबल है। एंड देन डायनामिक्स ऑफ द इंडस्ट्री आर ऑल्सो वेरी फेवरेबल फॉर द म्यूजिक लेबल। यदि आप कोई भी सेक्टर स्टडी करोगे तो उसमें जो वैल्यू चेन है या उसमें जो सप्लाई चेन है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स कहाँ पर है या प्रॉफिट पूल कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, दैट यू शुड अंडरस्टैंड। एंड आई थिंक इन दिस केस इट इज़ डेफिनेटली विद द म्यूजिक लेबल्स। तो मैं मेरे पोर्टफोलियो में सारेगामा एज वेल एज टिप्स, ये जो दोनों लिस्टेड प्लेयर्स है ये दोनों को होल्ड करता हूँ। सारेगामा का यदि आप हिस्ट्री देखोगे तो उनका कैपिटल एलोकेशन इतना अच्छा नहीं रहा, बट यदि आप अभी देखोगे तो उन्होंने 750 करोड़ का QIP किया है एंड दे स्टार्टेड एक्वायरिंग द न्यू म्यूजिक ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा है। कंपनी ऑल्सो एक्चुअली अंडरस्टूड दैट एंड इसीलिए उन्होंने कैपिटल रेज किया था फ्रॉम QIP। बट इफ दे एबल टू अलोकेट दिस फंड्स प्रॉपरली देन आई थिंक साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी इज वेरी वेरी बिग। एंड इसीलिए करंटली मेरे पोर्टफोलियो में आई हैव गिवन हाईएस्ट अलोकेशन टू म्यूजिक इंडस्ट्री एंड आई विल बी कीप ऑन जस्ट होल्डिंग दीज स्टॉक्स फॉर वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी मुझे मिले हैं दोनों स्टॉक्स में फिलहाल में, बट आई थिंक कि अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा है और इसमें एक लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएशन का पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबली ये जो स्टॉक्स है आई वोंट बी सेलिंग वेरी वेरी सून। तो ये जो फिलहाल में करेक्शन चल रहा है, तो इसमें सपोज मुझे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है टू ऐड दिस बोथ म्यूजिक लेबल्स, तो डेफिनेटली आई विल बी एडिंग दैट इनटू माय पोर्टफोलियो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल बी मेंटेनिंग द वेरी गुड अलोकेशन इन माय पोर्टफोलियो फॉर दिस म्यूजिक इंडस्ट्री स्टॉक्स, बिकॉज इंडस्ट्री डायनामिक्स काफ़ी अच्छे हैं। तो जरूर आप भी मुझे बताना कि आप ये जो करेक्शन चल रहा है या काफ़ी स्मॉल एंड मिड कैप्स में एक आप देखोगे तो क्विक क्रैश आया है, तो ये करेक्शन में आप आपके पोर्टफोलियो में मिल सकते हैं। और ये जो वीडियो है वो जरूर आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी काफ़ी बेनिफिट मिल जाए।